शपथ की बारी, जोरदार तैयारी। जी हां, नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में अब शपथ की तैयारी चल रही है। बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार बनने जा रही भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। नई सरकार बनने से पहले विधायक दल की एक बैठक लोक भवन में 24 मार्च को होगी, जिसमें विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर्यवेक्षक और रघुवर दास सह पर्यवेक्षक के तौर पर कल शाम लखनऊ पहुंच जाएंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फिर 25 मार्च को शाम अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में योगी सरकार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह होगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे इकाना स्टेडियम परिसर में उतरेंगे, जबकि पहले उनके डायल 112 के हेलीपैड पर उतरना था। जिन लोगों को केंद्र की सुरक्षा उपलब्ध नहीं है, उन्हें लखनऊ पुलिस सुरक्षा मुहैया कराएगी। डीजीपी मुकुल गोयल ने इकाना स्टेडियम में सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस प्रबंध का जायजा लिया। डीजीपी ने कहा कि हेलीपैड का भी निरीक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली प्रचंड जीत के बाद योगी आदित्यनाथ 2.0 के मंत्रिमंडल को लगातार शपथ समारोह का तैयारी किया जा रहा है। ये इकाना स्टेडियम है, अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम है। इसी में 25 मार्च शाम 4:30 बजे यहाँ पे शपथ ग्रहण समारोह होगा। लगातार यहाँ पे अधिकारियों का जमावड़ा लगा है। लगातार अपर मुख्य सचिव से लेकर प्रमुख सचिव तक लगातार यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दूं कि ये इकाना स्टेडियम है, जिसका नाम 2017 में अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम रखा गया था। यहाँ पे 50,000 क्षमता तक लोगों की उपस्थिति दर्ज हो सकती है। हालांकि 60 से 65,000 तक भी लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो यहाँ पे लगातार सुरक्षा व्यवस्था का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं पुलिस फोर्स की तैनाती है। आशीष से कहूंगी कि आशीष, यहाँ पे 112 पुलिस हेडक्वार्टर है। यहाँ पे ही हेलीपैड प्रधानमंत्री का बनाया जा रहा है, जहाँ का उनका हेलीकॉप्टर लैंड होगा और वहां से सीधे इसी सड़क से प्रधानमंत्री, क्योंकि यही एंट्री रूम है, एंट्री गेट है, यहीं से प्रधानमंत्री इकाना स्टेडियम में जाएंगे। आपको बता दूं कि देश भर में जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहां के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, वहां के तमाम विधायक क्षेत्रों के भी यहां पे उपस्थित होंगे। और हालांकि सिर्फ इकाना स्टेडियम में ही ये तैयारी शपथ ग्रहण को लेकर नहीं किया जा रहा है, बल्कि अलग अलग जिलों, उत्तर प्रदेश में जो 75 जिले हैं, 75 जिलों में भी लगातार एलईडी स्क्रीन लगाई जा रही है, ताकि वहां के जो समर्थक है भाजपा के, वहां के लोग हैं रहने वाले, वो लोग भी शपथ ग्रहण समारोह को देख सके। क्योंकि ये उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है, क्योंकि 403 विधानसभा क्षेत्र है। 403 विधानसभा क्षेत्र में भाजपा ने प्रचंड जीत दर्ज की है, इसलिए इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है। हालांकि ये भी बता दूं कि यहाँ पे जो भाजपा के या फिर केंद्र में सरकार है, उसकी योजनाओं के जितने लाभार्थी हैं, या राज्य सरकार की योगी आदित्यनाथ की योजनाओं के जितने लाभार्थी हैं, वो तमाम लाभार्थियों को भी यहाँ बैठने की व्यवस्था की गई है। उनको भी खास तौर से निमंत्रण देकर यहाँ पे बुलाया जाएगा, ताकि वो बता सके कि हमारे लाभार्थी हैं, हमारे सरकार में इतने लोगों को लाभ पहुंचा है हमारी योजनाओं से। तो यहाँ पे कुल मिलाकर तैयारियां की जा रही हैं। लगातार सुरक्षा व्यवस्था का भी चाक चौबंद ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भी तमाम वित्त मंत्री सीतारमण और जो पर्यवेक्षक है अमित शाह हो या फिर रघुवर दास हो, ये तमाम लोग यहाँ पे मौजूद होंगे। जैसा कि हमने पहले बताया, राज्य जितने भी भाजपा शासित प्रदेश हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री भी यहाँ पे मौजूद रहेंगे। उस दिन योगी आदित्यनाथ भी शपथ लेंगे। जो भी मंत्रिमंडल में नए चेहरे आ रहे हैं, जिसका भी, क्योंकि मंत्रिमंडल में लेकर कौन मंत्री बनने वाला है, इसको लेकर भी पसोपेश जारी, असमंजस की स्थिति कायम है। इजहार पर भाजपा प्रत्याशी शैलेंद्र प्रताप सिंह की तहरीर पर कार्रवाई की गई। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। उधर अनिल प्रजापति ने कहना है कि राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा इस प्रकार की कोई बात किसी से नहीं की गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने आपस की बातचीत में मेरा नाम ले रहा तो मैं दोषी कहां से हो गया। दरअसल मामला जगदीशपुर थाना क्षेत्र का है। सपा से शिल्पा प्रजापति पत्नी अनिल प्रजापति प्रत्याशी हैं। बताया जा रहा कि 2 दिन पहले एक ऑडियो सामने आया था, जिसमें सपा जिला सचिव रामहेत यादव और जगदीशपुर विधानसभा अध्यक्ष इजहार अहमद के बीच एमएलसी चुनाव के प्रधान और बीडीसी के खरीद फरोख्त की बात सामने आई थी। एमएलसी चुनाव के संबंध में एक ऑडियो वायरल हुआ है। उसमें समाजवादी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं द्वारा आपस में बातचीत की जा रही है
और उसमें 50 लाख रुपया का रिश्वत ग्राम प्रधान और बीडीसी को देने की बात की जा रही है। इस ऑडियो के आधार पे चूँकि थाने पे जगदीशपुर में एक तहरीर दी गई है, यह तहरीर भाजपा के प्रत्याशी श्री शैलेंद्र प्रताप सिंह द्वारा दी गई है। इसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। अनिल प्रजापति पुत्र श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, रामहेत यादव उर्फ रामहेत यादव सचिव समाजवादी पार्टी, और तीसरे व्यक्ति हैं इजहार अहमद विधानसभा अध्यक्ष। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के करीबी कहे जाने वाले एमएलसी अक्षय प्रताप उर्फ गोपाल जी को न्यायिक कस्टडी में लिया गया है। सजा के लिए कोर्ट ने 23 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। आपको बता दें कि फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में प्रतापगढ़ में एमपी एमएलए कोर्ट ने एमएलसी अक्षय प्रताप को दोषी करार दे दिया था। सजा के ऐलान के लिए गोपाल जी आज एमपी एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। एमएलसी चुनाव के एन वक्त पर एफटीसी कोर्ट ने फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस लेने के मामले में निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह को दोषी करार दिया है। अगर अक्षय प्रताप को 2 साल से अधिक की सजा होती है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर सजा 2 साल से कम होती है तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि साल 2004 से 2009 तक गोपाल जी प्रतापगढ़ जिले के सांसद भी रहे। ग्राम प्रधानों, बीडीसी सदस्यों और जिला पंचायत सदस्यों के बीच गहरी पैठ रखने वाले निवर्तमान एमएलसी इस बार भी प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। कोर्ट के फैसले से न सिर्फ अक्षय प्रताप सिंह बल्कि उनके समर्थकों को बड़ा झटका लगा है। वहीं रूस और यूक्रेन में जारी जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब घरेलू स्तर पर भी देखने को मिल रहा है। पेट्रोल और डीजल के बाद सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगलवार को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की है। दिल्ली की बात करें, लखनऊ की बात करें या फिर अन्य शहरों की बात करें, मंगलवार से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। यानी कि 14.2 किलोग्राम सिलेंडर के लिए दिल्ली में 949.50 रुपए भुगतान करने होंगे। 6 अक्टूबर 2021 के बाद ये पहली बढ़ोतरी है। वहीं डीजल गैस बढ़ोतरी को लेकर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला है। अनुराग भदौरिया ने कहा है कि अब चुनाव खत्म हो गया है तो महंगाई शुरू होनी ही है। वैसे भारतीय जनता पार्टी भी कमाल की पार्टी है। 80 पैसे डीजल की कीमत बढ़ा दी गई, 50 रुपए गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया। अब ऐसे ही रोज जनता की सांसें किस्तों में छीनी जाएंगी। क्यों भैया, चुनाव खत्म हो चुका है, महंगाई तो शुरू होनी ही है। यही तो भारतीय जनता पार्टी की फितरत है। तो पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए हैं। पेट्रोल पर 80 पैसे और डीजल पर 81 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई। 135 दिन बाद पेट्रोल डीजल के दामों पर बदलाव हुआ है और इससे पहले 5 नवंबर को पेट्रोल और डीजल के दामों पर कमी आई थी। नई कीमतें मंगलवार यानी कि आज सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। तो वहीं जनता टीवी ने आगरा के प्रतापपुरा पर स्थित पेट्रोल पंप पर जाकर डीजल और पेट्रोल भरवाने गए कई लोगों से बातचीत की है। तो जानने उनका जनता का क्या कहना है कि लंबे अरसे बाद पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली। सरकार कोई भी हो, इस पर विराम लगना मुश्किल है। अगर सरकार चाहे तो जीएसटी के दायरे में लाकर पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में कमी ला सकती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद आखिरकार पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के तड़के में आग लग गई। आज 80 पैसे डीजल और 81 पैसे पेट्रोल के दाम में बढ़ती है। वहीं रसोई गैस में भी 50 रुपये की बढ़ती हुई है। आप देख रहे हैं पेट्रोल पंपर है, आगरा के पेट्रोल पंपर है, वहाँ पे पेट्रोल है। भैया आज पेट्रोल से डीजल के रेट बढ़े हैं, तो क्या लगता है राहत मिलनी चाहिए है? सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? महंगाई कम होनी चाहिए, ये आम आदमी का कहना है। और हमने जनता टीवी में और भी लोगों से बात की, उनका यही कहना है कि सरकार जीएसटी के दायरे में लाकर पेट्रोल डीजल पर विराम लगा सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि जनता पर जो भार पड़ रहा है, क्या केंद्र और राज्य सरकारें जीएसटी के दायरे में लाकर इस पर कमी लाएंगी। ग्राम जनता टीवी आगरा।
एक बार फिर से घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़े दामों में बढ़ोतरी हुई। इसको लेकर प्रयागराज की महिलाएं भी काफी सरकार से नाखुश हैं। उनका कहना है कि बढ़ते गैस सिलेंडर के दाम हमारे किचन के बजट पर असर डालता है, इसीलिए सरकार को इस पर खास ध्यान देना चाहिए। सुनिए प्रयागराज की महिलाओं का दर्द। देखिए, डेली लाइफ तो हमारी गैस से ही जुड़ी है, क्योंकि सुबह उठते वक्त चाय से हम शुरुआत करते हैं। अगर सबसे पहले अगर गैस के दाम बढ़ जाते हैं तो मतलब ये रहता है कि 1 मंथ में एक गैस सिलेंडर आपका लगता है। ये बेसिक यूज़ है, मतलब जो परिवार बहुत बचत करके चलाता है उतना। तो 50 रुपये से इफ़ेक्ट ये पड़ता है कि आपके पूरे महीने का बजट इधर उधर हो जाता है, पूरा महीने का बजट बिगड़ जाता है। और अगर हम लोग सोचते हैं कि इसका सब्सटीट्यूट भी ढूंढे कि इंडक्शन का यूज़ कर सके या फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो सरकार से मैं यही अपील करूँ कि कम से कम हमारी बेसिक नीड्स को तो मत वो करिए। जी सर, बहुत असर है। 50 रुपये से सुनने में अच्छा लगता है, सुन के कि मतलब 50 रुपये कुछ नहीं है, लेकिन जिनका प्राइवेट जॉब उनसे पूछिए ना 50 रुपये उनके लिए क्या मायने रखता है। हमको तो फ्री राशन भी नहीं मिल रहा है कि हमें फ्री राशन मिल रहा हो, हमें तो ये भी नहीं मिल रहा, ये भी सुविधा नहीं दी जा रही है और सिलेंडर का रेट भी बढ़ता ही जा रहा है। 50 रुपये ही उनके लिए तो सिर्फ 50 रुपये है, लेकिन हमारे लिए तो 1000 हो गया है ना। तो वो 1000 से इफेक्ट तो हमारे ऊपर बहुत पड़ेगा। पहले का सिलेंडर जो था, इनकी सरकार बनने से पहले 450 में ही थी, लेकिन अब डबल से भी ज़्यादा हो रहा है। तो इतना तो सोचना पड़ेगा ही ना सरकार को कि कुछ तो फ़ायदा दे। अरे जैसे अनाज सर हम लोग को फ्री दे रही है, उसी तरह सिलेंडर भी कुछ महीने का फ्री दे, 2 महीने 3 महीने फ्री तो देना ही चाहिए। तो वही महंगाई को लेकर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि जनता को दिया भाजपा सरकार ने महंगाई का एक और उपहार। लखनऊ में रसोई गैस सिलेंडर हुआ 1000 के पास और पटना में 1000 के पार। चुनाव खत्म, महंगाई शुरू। चलिए देवभूमि की खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले आपको ये बताएंगे कि कल होने वाले शपथ ग्रहण को लेकर लगातार तैयारियां जारी है। इसके साथ ही शासन और प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों को भी कार्यक्रम की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई। कार्यक्रम स्थल का जायजा लेने पहुंचे प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह ऐतिहासिक बनाने के लिए सभी पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कुछ केंद्रीय मंत्री और 10 राज्यों के मुख्यमंत्री को न्योता दिया गया है। कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की चूक ना हो, इसकी विशेष रूप से ध्यान रखा गया है और सभी पदाधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुजन समाज पार्टी ने 24 घंटे के भीतर ही अल्मोड़ा निवासी बीआर धोनी से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी वापस ले ली है। उनकी जगह हाल ही में हरिद्वार की झबरेड़ा विधानसभा सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़े आदित्य बृजपाल को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई। बृजपाल पार्टी के पूर्व विधायक रह चुके हैं और हरिदास की वो बेटी हैं। युवाओं में उनकी गहरी पकड़ भी मानी जाती है। ऐसा बताया जाता है कि जिला पंचायत चुनाव को देखते हुए शीर्ष नेतृत्व ने ये फेरबदल किया है। हालांकि विधानसभा चुनाव में हार के बाद बहुजन समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष शीश पाल को पद से हटाकर अल्मोड़ा निवासी पार्टी के महासचिव बीआर धोनी को नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। अब आदित्य बृजपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उनकी जिम्मेदारी ये बढ़ भी गई है, क्योंकि आने वाले चुनाव में उनका रोल अहम होगा। तो वहीं कांग्रेस भवन में आयोजित मंथन बैठक में दूसरे दिन हरिद्वार और देहरादून जनपद के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की गई। पर्यवेक्षकों के आगे तमाम प्रत्याशियों ने जमीन पर काम करने की जरूरत बताई। साथ ही कहा कि केवल बंद कमरों में बैठने और रणनीति बनाने से सफलता नहीं मिलने वाली है। आगे के चुनावों के लिए अभी से मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे समय रहते जनता के बीच जाकर रीति और नीति को समझाया जा सके। परिणाम आए वो अप्रत्याशित है। और अगर मेरे से आप पूछें और जो मैं देख रही हूँ, मेरे को जनता में भी ऐसी कोई खास जो है जो परिणाम रिजल्ट है आज प्रदेश में, कोई खुशी मनाते हुए नहीं दिख रहे। अप्रत्याशित लगता है, लेकिन कोई नहीं, मैंडेट है लोकतंत्र का, सर माथे पर है। हमें विपक्ष में बैठने का आदेश मिला है, हम विपक्ष में बैठेंगे। लेकिन विपक्ष में बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि चुप बैठेंगे, काम करेंगे। जो हमारा रोल है एक विपक्ष के नेता के रूप में, पार्टी के रूप में, वो करेंगे।
पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने बड़ा बयान भी दिया है। हरीश रावत ने नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी है। साथ ही कहा है कि धामी को मौका मिला है कि जनता के लिए काम करें। कई सर्वेक्षणों में धामी जनता की पसंद बने थे। अब हरीश रावत को आराम करने की जरूरत है। मेरा नाम आते ही सभी तरह के लोग, पशु पक्षी, जीव जंतु सक्रिय हो जाते हैं। अब नए चेहरों को भी मौका मिलना चाहिए। इस तरीके की बात हरीश रावत ने कही है। हल्द्वानी में आज से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू कर दिया गया है। शहर के अलग अलग हिस्सों में आज नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और इस दौरान ठेली फड़ विक्रेताओं से हड़कंप मच गया। नगर निगम अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। और ये भी बता दें कि हल्द्वानी शहर में आज शाम से पॉलीथीन, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी और पुलिस विभाग हल्द्वानी के द्वारा संयुक्त रूप से अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया है। आज हम रेलवे गेट से शुरू किए हैं और अभी हम बिंदाल होटल के आसपास पहुँच चुके हैं और आज हमारा प्रयास है कि तिकोनिया तक पहुँचने का। अभी 3 बजे चूँकि पॉलिथीन में भी अभियान चलना है तो 3 बजे से हम पॉलिथीन के अभियान चले जाएंगे और ये अभियान हमारा रोज चलेगा और इसमें संयुक्त रूप से कार्य किया जाएगा। और हमारी अपील है क्षेत्र के जो भी व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, दुकान के स्वामी हैं और थर्ड वेंडर के लोग हैं, ठेले वाले लोग हैं, उन सबसे मेरा अपील है कि अपनी दुकानों के बाहर सामान न रखें। नैनीताल रोड पर जहां बिल्डिंग जोन है वहीं पर अपनी दुकानें लगाएं। जिनके पास बिल्डिंग का कार्ड है वही दुकान लगाएं। जिनके पास कार्ड नहीं, कार्ड बनाने की व्यवस्था कर लें। कार्ड बनने के बाद ही व्यवसाय करें। हमारी पहली प्राथमिकता है नैनीताल रोड, बरेली रोड, कालाढूंगी रोड, रामपुर रोड को खाली करने की। उसके बाद हम बाजार में अभियान जारी